Students, welcome to all of you, our channel Excellent Classes। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्यारा और इम्पॉर्टेंट है ना चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो क्लास 9th का एक चैप्टर है। प्रीवियसली हमने मोशन पढ़ लिया, मोशन को समझ लिया, और अब हम फोर्स पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। तो बिना कोई समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, इस चीज को क्लियरली जान लेते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये देख करके तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ हम सर न्यूटन की बात करेंगे, उनके द्वारा दिए गए एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, जिसने फोर्स को डिफाइन किया, जिसने बताया कि फोर्स किस तरीके से वर्क करता है और मोशन के ऊपर इसका। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आवर चैनल एक्सीलेंट क्लासेस। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्यारा और इम्पॉर्टेंट है ना चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो क्लास 9th का एक चैप्टर है। प्रीवियसली हमने मोशन पढ़ लिया, मोशन को समझ लिया, और अब हम फोर्स पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। तो बिना कोई समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, इस चीज को क्लियरली जान लेते हैं। ओके, अब क्या है फोर्स? तो फोर्स किसको कहते हैं? जो पुश और पुल होता है उसे ही हम फोर्स कहते हैं। मतलब पुश और पुल। यस, पुश और पुल। क्या? जब भी हम कोई वर्क करते हैं, लाइक हम कोई चेयर है वहां, उसे मैं अपने पास खींच के लेके आऊं या उसे अपने से दूर ले जाऊं, तो हमने फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, तभी आप उसे खींच रहे हो, दूर भेज रहे हो, पास ला रहे हो। आप डोर ओपन करते हो, एवरी वेयर आप कहीं मॉल जा रहे हो, कहीं भी जाते हो, तो आप देखते हो ना डोर पे क्या लिखा होता है, पुश एंड पुल। तो वो क्या होता है, वहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जब आप पुश कर रहे हो यानी किसी चीज को धक्का लगा रहे हो दूर जाने के लिए, और किसी चीज को खींच रहे हो अपनी तरफ लाने के लिए, तो वहां आप क्या करते हो बेटा? फोर्स अप्लाई करते हैं हम, है ना। वहां क्या करते हैं हम? फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब फोर्स के पास डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है। तो फोर्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इस चीज को याद रखना है। अब अगर फोर्स के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो बच्चे ये क्वांटिटी कौन सी होगी? ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी, पहले भी हमने इस चीज को पढ़ रखा है। तो एवरी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, फोर्स हैज अ डायरेक्शन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बातें फोर्स के बारे में। आगे देखते हैं। ये कुछ पुश और पुल के एग्जांपल्स हैं, इसे आप देख पा रहे हो। ये यहाँ पर इसे खींच के ले जा रहे हैं, नहीं, है ना। पुलिंग, ये पुशिंग, पुलिंग और पुशिंग, ये आप लोगों ने खेला होगा, ये सारे काम आप सबने किए होंगे, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं फोर्स। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो देखो, अगर फोर्स की बात करोगे ना तो बहुत सारे हैं। जी हाँ, अगर फोर्स की बात करें हम तो बहुत सारे हैं, बट क्लास 9th में जब आप पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इन्हीं तीनों को जानेंगे। उसमें भी ये दोनों इम्पोर्टेंट वो भी है, लेकिन पढ़ना जो है आपको यही दिखेगा आपको। तो क्या क्या चीजें? रिजल्टेंट फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये याद रखना है।
अरे भैया अपने आप ही चल दिए, क्या हो गया? परेशान कर रहा है मुझे ये बोल। तो टाइप ऑफ फोर्स क्या है? रिजल्टेंट, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स तो आपने बहुत सुने होंगे, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, बहुत सारे फोर्स होते हैं, लेकिन आप जो पढ़ोगे वो ये तीनों हैं और इन्हीं तीनों पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी करने होंगे। तो यहाँ जान, ओहो यहाँ तो मगरमच्छ बैठा है, ये क्या कह रहा है? द मोस्ट पावरफुल बाइट, ये जो मगरमच्छ है ना, इसका जो बाइट होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। मीन्स कि वो जो यूं अपने जबड़े खोलता है, ऐसे बंद करता है, काफी स्ट्रॉन्ग पावर, उसका जो फोर्स लगाता है बाइट में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आप लोग सिबलिंग्स लड़ते झगड़ते होगे तो कैसे बाइट करते हो, लाइक दैट। तो ऐसा करना नहीं। Did you know how powerful a crocodile's jaw is? Its bite force can reach about 16,000 newtons. That's like lifting something that weight about 1600 kilograms. इतना पावरफुल होता है भाई। तो अब यहाँ पर कुछ दिखा आपको, न्यूटन। क्या होता है न्यूटन? क्यों लिखा हुआ है न्यूटन? यहाँ 1000 के साथ न्यूटन्स क्यों लिखा हुआ है? फोर्स को जब आप मेजर करोगे तो न्यूटन में मेजर होता है फोर्स। ओके, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, ठीक। रिजल्टेंट फोर्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या हो गया? देखो, नेट फोर्स बोल सकते हो, जो नेट फोर्स अप्लाई। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो जब आपसे पूछा जाए कि कितने न्यूटन फोर्स अप्लाइड हैं, तो द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, है ना? यहाँ पे 4 न्यूटन दिया हुआ है क्योंकि इनका डिफरेंस, बिकॉज ये दोनों क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन के ऊपर कैलकुलेशन होती है। तो कुछ भी नहीं है, नेट फोर्स ही, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लगता है उसे ही हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। कोई कंफ्यूज होने की चीज नहीं है ये। अब हम देखते हैं बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो जैसे कि नाम ही है बैलेंस्ड, राइट, जैसे नाम ही है बैलेंस। तो अब एक सिंपल चीज बताओ कि एक बॉक्स रखा है, राइट, देखो यहाँ तो हमने वो रस्सी दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, चलो वो आप लोग स्कूल में गेम खेलते होगे, अगर दोनों साइड पावरफुल टीम आ जाती है तो ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, दैट्स मीन बैलेंस रहता है। देखा ना, वो आप लोग खेलते होगे स्कूल में। तो अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक बॉक्स रख लो और उस बॉक्स पे अगर दोनों साइड से सेम फोर्स लगाया जाए, सेम फोर्स लगाया जाए, तो क्या उसमें कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। अगर मैं बोलूं कि बैलेंस फोर्स कुछ नहीं होता है, बैलेंस फोर्स तो कुछ नहीं होता है, बैलेंस फोर्स क्या ही होगा, वहां वो काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर बैलेंस फोर्स। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, अगर फोर्स अप्लाइड है तो वहां पे बैलेंस फोर्स होगा, लाइक इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, राइट, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ओके। ये उसके बाद है अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना? कमेंट करके भी बताओ जल्दी जल्दी से कि समझ में आ रहा है नहीं। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स वैसे ही होता है अगर किसी भी, यहाँ पे क्या है, when the resultant force acting on a body is not equal to 0, किसी बॉडी पे, अब यहाँ देखो ये खींच रहा है, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, दोनों का फोर्स बैलेंस नहीं है ना? बैलेंस मीन्स इक्वल नहीं है और ना ही कोई जीरो है, फोर्स दोनों साइड से लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पर, वो जो बॉडी पे लग रहा है वो जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी
आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। और यहाँ पे बैलेंस फोर्स आर फोर्स वेयर द इफेक्ट ऑफ वन फोर्स इज कैंसल्ड आउट बाय अनदर। मैंने बोला था ना कि जब फोर्स लगाओ और जीरो हो जाए, कुछ भी नहीं हो, तो बैलेंस फोर्स फिर कुछ है ही नहीं। बट लगता है जब दोनों साइड से इक्वल लगेगा तो बैलेंस है, और इक्वल नहीं है और जीरो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि रिजल्ट जीरो, तो फिर वो अनबैलेंस्ड है। फिर वहां पे हम क्या बोलते हैं कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। ये सब भी क्या है, फोर्स के एग्जाम्पल। मैंने कहा था ना कि ओनली बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है, फोर्स के और भी टाइप्स हैं। तो देखो ग्रेविटी है, ये एप्पल गिरा, एप्पल को उछालोगे तो गिरेगा ही। जैसे ये एक कवर है, इसे उछालेंगे देर से ही सही नीचे ही जाएगा, अरे नीचे ही जाएगा। पेन है, पेन को उछाल देते हैं, ये पेन है, इसे नहीं उछालूंगी नहीं मैं, टूट जाएगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छा कैच नहीं पकड़ सकती। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स सुना होगा आप सबने। तो ये सब क्या है, फोर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, और भी बहुत सारे फोर्स हैं। ये कुछ एक आध मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आप। और अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर एक गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट छूट गया। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था, सबसे पहले क्या था, एरिस्टोटल जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था इसके बारे में। मैं उनकी बात अभी यहाँ नहीं करेंगे हम ये जो इम्पोर्टेंट है हमारे क्लास के लिए वो हम देख रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना। गैलीलियो है ना, उन्होंने क्या कहा, सिंपल है। यहाँ पर मैं एक, चलो ठीक है एरिस्टोटल भी बता दूं। उन्होंने क्या कहा था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो अगर मोशन में आ रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वो चलता जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कोई चीज रुकी हुई है तो क्या वो रुकी हुई रहेगी हमेशा? तो इस चीज को गैलीलियो ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ऐसा होगा, मैं बताता हूँ कुछ ऐसा करके कि जिसपे, तो उन्होंने क्या किया, एक सिल्क लिया और उस पर एक बॉल लिया और उसका एक्सपेरिमेंट किया। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन होगा। तो वहां पर क्या चीज है कि जो वो बॉल था ना, उन्होंने उसको स्लोप्स, तो वो जा रहा है, वो मोशन में आ गया बॉल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब हम बॉल के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो मोशन में नहीं आएगा, और जब तक मोशन में रहेगा फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो रेस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। और इसी चीज को क्लियरली डिफाइन किया न्यूटन ने, ठीक है। तो न्यूटन ने जो कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अ बॉडी रिमेन्स रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है अनलेस उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब तक यहाँ पे क्या है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब है इस चीज का, तो यहाँ पर इस बात को समझ लो, सिंपल है। ये कह रहे हैं कि जब तक किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्न, अब यहाँ पर देखो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है, ये मैंने तभी बोला कि बैलेंस्ड फोर्स फिर वहां यूज ही नहीं होगा ना, वो कुछ नहीं हो जाता, मतलब जीरो हो जाता है अगर वैसे लगाओ तो। अनबैलेंस्ड फोर्स ही अप्लाई होगा, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन को और मोशन के पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या ये इतना ही है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो चलो इसको कुछ और अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या हो सकता है इसके लिए। इसका मतलब क्या है कि रेस्ट पे, तो इसका मतलब यही है कि जब आपको स्कूल जाने के लिए उठाया जाता है, जब तक मम्मी उठाएंगी नहीं, आप लोग उठोगे नहीं, वो पोजीशन आपकी क्या होता है, अभी नहीं उठना है, मन नहीं है उठने का, पर स्कूल तो जाना पड़ेगा,
बॉडी अपोज कर रही है बट उठना पड़ेगा, राइट? उससे क्या बोलोगे? रेस्ट ऑफ मोशन में हो आप। आपका बॉडी, आप सो रहे हो तो क्या है, रेस्ट पे हो ना आप। मम्मी ने जगाया स्कूल जाने के लिए, आप नहीं चाहते हो, आपने कहा नो, आज छोड़ दो, आज स्कूल नहीं जाएंगे। मीन्स आपने क्या किया? अपने रेस्ट पोजीशन को स्टिल रखने की कोशिश करी, है ना? तो ये क्या है? ये कुछ अलग सी चीज है, इनर्शिया। क्या कहते हैं इसे? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली इनर्शिया ही है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया पे बेस्ड है। तो इनर्शिया को समझना इसलिए बहुत ही जरूरी है। तो देखो दिया है ना, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी। कैसी टेंडेंसी है? नेचुरल ही तो है। आपको कोई बोल दे आपके मन के बिना चलो खेलने, गुस्सा आएगा, नहीं अभी सोना है मुझे, मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं, नहीं खेलना, है ना? तो वहां पर क्या है? तो नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरली आपके मुंह से निकलेगा नो मुझे नहीं जाना, है ना? तो इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन to stay in motion and object at rest to stay at rest unless a force causes the velocity to change, है ना? मतलब क्या है यहाँ पर? जो आपका रेस्ट पोजीशन है उस पे जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, आपकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, तब तक आप कहाँ हो? रेस्ट में हो। तो इसे कहते हैं हम इनर्शिया एट रेस्ट। और इनर्शिया एट मोशन है, जब आप मोशन से रेस्ट पे आते हो देन हम बोलते हैं। अब ये भी क्या है, हम कुछ एग्जांपल से समझ लेंगे आगे, अभी पहले इसे समझ लेते हैं। ये इनर्शिया का फर्स्ट पॉइंट था। फिर सेकंड क्या है? इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या है बच्चे? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन classical physics and described by Isaac Newton in his first law of motion। बहुत ही क्लियरली ये लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही क्लियरिटी से ये चीज लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि जब तक क्या हो, ये फंडामेंटल, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, क्लासिकल फिजिक्स का। और यहाँ पर इसे डिस्क्राइब किया था आइजैक न्यूटन ने, इस चीज को क्लियरली कहा गया है। और ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एट रेस्ट एंड इनर्शिया एट मोशन। इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस भी पोजीशन में, मीन्स कि वो अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, अनलेस उस पे जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उसे हम बोलते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। और जब तक वो मोशन में है, मोशन से रेस्ट पे आता है तो उसे बोलते हैं इनर्शिया एट मोशन। ओके, तो चलो इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू रिमेन स्टेशनरी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। This means that is something is not moving, it will not start। ठीक है, ये पढ़ लो आप लोग, ये आपके लिए लिखा हुआ है, मैं तो आपको समझा रही हूँ इस चीज को, इसको समझ लो आप, राइट? तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का की पार्ट है जो हमें ये बताता है। अब समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना? और इसका बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग बोल लो, कॉमन बोल लो और आसानी से समझ में आने वाला एग्जाम्पल है। जब आप किसी बस में बैठे होते हो, है ना? अब देखो बस में बैठे हुए हो, तो जब आप बस में बैठते हो, रुकी हुई बस में, है ना, जब हम रुकी हुई बस में होते हैं तो हम यूं बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं, चल लो भैया, खिड़की के बाहर देख रहे हैं कि वहां पे कोई आइसक्रीम वाला खड़ा है, कुछ लोग जा रहे हैं, किसने ब्लू कलर की पर्स ले रखी है, किसने ब्लैक कलर की हील्स पहन रखी है, राइट? हम देख रहे होते हैं। अचानक बस मोशन में आ गई, बस चली, तो क्या होता है? हमारा जो बॉडी है, बस तो आगे चली, वो क्या होता है? पीछे की तरफ यूं जाता है ना? हाँ ठीक है, सीट बेल्ट लगा हुआ है, आप हिल नहीं सकते, ये सब
अलग बात है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा झटका लगता है हमारे बॉडी को और हमारा बॉडी पीछे की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बस मोशन में आया ना तो आगे बढ़ेगा, बट हमारा जो बॉडी है वो स्टिल रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आप रेस्ट पे थे ना, तो हमारा बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो उसी पोजीशन को होल्ड करना चाहता है, वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग अपने सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई करो, है ना। पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, फिर चाहे मम्मी की डांट खा के करो या जैसे भी करो, फ्यूचर तो आपका बनना है ना। मम्मी की लाइफ तो निकल रही है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। वैसे ही है, अब वो रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ गया तो एक झटका लगा आपको। सेम जब आप चल रहे हो, चलती बस में आप खड़े होते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चलो मेट्रो ट्रेन का एग्जांपल दे दूं तो अच्छा होगा। मेट्रो में देखते हो ना कितनी भीड़ होती है, लोग ऐसे खड़े रहते हैं, या बस में भी ऐसे खड़े रहते हैं, बहुत लोग ये पकड़ के खड़े हैं, और बस चल रही है तो सब आराम से खड़े हैं। लेकिन जैसे ही बस में ब्रेक लगा कहीं पर, तो ब्रेक लगने के साथ क्या होता है, आप यूं खड़े हो, आपका पैर वही है जहां पर आप थे, यूं पकड़ा, आगे की तरफ झुक गए। क्यों? ये क्या था? ये इनर्शिया ऑफ मोशन। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। जब आप चल रहे थे, बस जा रही थी, आपका बॉडी मोशन में था, अचानक ब्रेक लग के वो रुक गया, यानी उसने रेस्ट पोजीशन को होल्ड किया, तो आपका बॉडी मोशन में ही रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है। ठीक है, समझ में आया? आई होप रेस्ट और मोशन इनर्शिया के टर्म में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बता रही हूँ। जैसे आप देखते हो ना, कोई चलती बस में से, चलती ट्रेन में से कूद जाता है, बहुतों को ऐसे कूदते हुए देखा हुआ, स्टंट करते हैं, जो भी करते हैं, है ना, या भागना होता है, तो ऐसे लोग। तो क्या देखोगे कि जब आप जैसे बस इस डायरेक्शन में जा रही है ना, और आप जंप जो है इस डायरेक्शन में लगाओगे तो आपको चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। बट बस जिस डायरेक्शन में जा रही है, आप उसी डायरेक्शन में जंप लगाओगे तो आपको कभी चोट नहीं लगती है। अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये करने के बारे में किसी को नहीं सोचना है। मैं ये आपको सलाह नहीं दे रही हूँ कि ऐसे बेकार के काम आप करके हाथ पैर तोड़ लो, है ना। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ये सब बराबर करते रहते हैं, इस स्टेशन से उस स्टेशन भागते रहते हैं, ऐसे लोग। तो देखोगे ना, बस जा रही है, वो उधर की तरफ ही उतरेंगे, तो वो फिर आराम से उतर के टहलते हुए ही चल देते हैं ट्रेन के साथ ही। लेकिन बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इनर्शिया नहीं पता होता है ओके, उन्हें इनर्शिया नहीं पता होता है कि हमारी बॉडी कैसे रेस्ट पोजीशन से मोशन में नहीं आना चाहती और मोशन से कैसे रेस्ट में नहीं आना चाहती। तो न्यूटन ने इसी चीज को बताया है, और यही कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन भी मैंने समझा क्या है, मास। तो थोड़ा सा मास और मोमेंटम को समझना पड़ेगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। मास एंड मोमेंटम नीड, वैसे मास पता होगा सभी बच्चों को, वेट एंड मास दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर से कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेते हैं। तो मास क्या होता है? मास मेजर्स हाउ मच स्टफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स। इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। कि अब देखो वेट क्या होता है? वेट होता है जो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट आ रहा है हमारे बॉडी का, उसको हम वेट कहते हैं। और वेट चेंज होता है जहां भी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, जहां भी ग्रेविटी आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट चेंज हो जाता है। बट मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि मास क्या है? जो हमारा हम मतलब सिर्फ मैं तुम नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट की बात करो, फिजिक्स में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, मैं रहूं आप रहो, सब ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैटर कंटेन कर रहा है, उसके अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, ऐसे समझ लो, है ना।
उसके अंदर कितना मैटर भरा हुआ है उसको हम क्या, जैसे आपके गुल्लक के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है उसको हम मास कहते हैं क्या। तो यहाँ मास क्या है, मेजर्स हाउ मच स्टफ इन ऑब्जेक्ट कंटेंट्स, इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिक्स की ये फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मैटर क्या कंटेंट कर रहा है कोई भी बॉडी, है ना, तो उसको हम कहते हैं मास। और यही होता है मास जो है वो इनर्शिया और मास जो है वो इंट्रिंसिकली लिंक्ड होते हैं आपस में एक दूसरे से। और मास इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स इनर्शिया, और ऑब्जेक्ट जो है इनर्शिया इंक्रीज होगा अगर विथ इट्स मास, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है ना, मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मास के स्टेट और मोशन को चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए उतना ही फोर्स का नीड होगा जितना मास होगा। ओके, क्लियर। चलो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम क्या है, जो क्वांटिटी है मोशन की, किसकी, मोशन की जो क्वांटिटी है जो हमारा बॉडी कंटेन कर रहा है, हमारा बॉडी कंटेन कर रहा है। हाँ, इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में मोशन कितना है, किसी भी बॉडी में कितना मोशन हो रहा है उसका मेजरमेंट ही मोमेंटम होता है, उसी का मेजरमेंट मोमेंटम होता है। जो आप मोमेंटम को समझना चाहते हो तो ये समझ लो कि कोई भी बॉडी है वो कितना मोशन, जैसे हमने मास में देखा कि कितना मैटर कंटेंट कर रहे हैं और यहाँ पर कितना मास मोशन कंटेंट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या सही में? तो एक एग्जाम्पल से समझ लो। और यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो बॉडी की वेलोसिटी होगी ना और मास होगा सेम डायरेक्शन में जाएगा, मोशन जो होगा सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी और मास रहेगा तभी मोमेंटम पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम होगा। तो अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है? सच में आ रहा है समझ में? तो लाइक करो चैनल को। ओके, अब यहां पर क्या है कि मोमेंटम में वेलोसिटी, अब इसे हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझ ले। आप कई बार देखते हो दो आप लोग जैसे जा रहे हो, दो दोस्त हो, दोनों टकरा गए, आपके दोस्त ने आपको धक्का लगा दी, तो जो ज्यादा भारी होगा और जो हल्का होगा वहां पे ध्यान रखना है। तो वो क्या होगा, जैसे टकराए दूर जा गिरेगा, कितनी दूर गया, उसका जितना मास होगा, जितनी वेलोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसका मोमेंटम डिसाइड होगा। ओके, तो अब ये क्या है, mass of the body and its velocity and has same direction as that of velocity. It's a vector quantity represented by p। और देखो मैंने बोला मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी p इज इक्वल्स टू mv, इसका फॉर्मूला। पर क्या पढ़ेंगे हम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ वेलोसिटी और मास दोनों बोल देते, तो यहाँ हम लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं क्योंकि हमें पता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या है, लीनियर मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम में जो चेंज आता है वो क्या होता है, ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स कैसा लग रहा है बच्चे, फोर्स कैसा लग रहा है ये ध्यान में रखना है। ऑलवेज याद रखो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, कैसा लग रहा है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखना है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, फोर्स एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। किसके डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो उसे ही हम कहते हैं क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied
अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पर क्या है कि जो ये बात कही गई है ना कि कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब आप लीनियर मोमेंटम को बढ़ाओगे ना तो जो फोर्स है ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे वो बढ़ेगा, है ना। लीनियर मोमेंटम को बढ़ाओगे यानी कि इसे बढ़ाओगे तो इधर फोर्स भी बढ़ेगा। यहाँ होता है अगर एक साइड कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी साइड भी क्वांटिटी बढ़ेगी, एक साइड डाउन होगी तो दूसरी साइड भी कम होगी। इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब इसका हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन में क्या है कि F इज इक्वल्स टू ma, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का एक फॉर्मूला है। फोर्स इज इक्वल्स टू मा, यस फोर्स इज इक्वल्स टू मा है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू ma, मा नहीं भाई, m होता है मास और a क्या है, एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन वही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन तो होगा ना। तो यहाँ पे F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। भी बताया कि जो नेट फोर्स लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स का रिप्रेजेंटेशन वहां पर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ भाई ठीक है, फोर्स हमने पढ़ ही लिया स्टार्टिंग में कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीनिंग इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही है इसमें, और इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। अरे बच्चे ये फोर्स के बारे में बता रहे हैं, ये हमें फोर्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। M क्या रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो फिर इसका भी कुछ ऐसा यूनिट होगा ना, क्या होगा, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम होता है। मास का SI यूनिट किलोग्राम है। देखो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, मास का SI यूनिट किलोग्राम है। और यहाँ पर क्या है, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ भाई मोशन चैप्टर में तो पढ़ा रखा है। इट्स SI यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, इनके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी, और ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, अभी हमने दोबारा से इसे समझ लिया है। तो याद रखने वाली बात ये है कि F इज इक्वल्स टू ma। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका SI यूनिट याद नहीं करोगे, सब कुछ याद करना है, बहुत पढ़ाई करनी है अभी, है ना। एग्जाम के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, आंसर शीट बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लोगों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई एक लेवल से। तो यहाँ पर हम ड्राइविंग द फॉर्मूला, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ उसको हम कैसे स्टेट कर सकते हैं। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज होगा वही फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, और यही बताता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो हमें पता है P इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है ना। तो जो एक्सप्रेस रेट है, रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज का सिंबल है, ट्रायंगल नहीं बोल देना, रेट ऑफ चेंज है ना। P ओवर टाइम, वहां भी टाइम के जो रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया, तो P बाय T है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। तो mv माइनस mu, पता है ना v क्या होता है और u क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u होता है, एक्सेलरेशन v माइनस u होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो फोर्स जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है फोर्स के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मोमेंटम हमारा क्या बना, m इज इक्वल्स टू v माइनस u और t। अब ये पता है ना कि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो इसीलिए
F इज प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक, समझ में आया? अब यहां पर इंट्रोडक्टिंग द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है कि कोई k रख लो, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करो और इसका SI सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। यूनिट फोर्स आर डिफाइंड सच दैट k इज इक्वल्स टू 1। यूनिट में k इज इक्वल्स टू 1 वो ऑलवेज कांस्टेंट में कैलकुलेट होता है। द फाइनल फोर्स ऑफ द इक्वेशन इज F इज इक्वल्स टू ma। अब हर जगह एक चीज नोटिस किया होगा, यही आएगा। ठीक है, इसे याद रखना है। पर क्या पढ़ेंगे हम? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ वेलोसिटी और मास दोनों बोलते हैं, तो यहाँ हम लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन क्या है? लीनियर मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम में जो चेंज आता है वो क्या होता है? ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स कैसा लग रहा है बच्चे? फोर्स कैसा लग रहा है ये ध्यान में रखना है। ऑलवेज याद रखो, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखना है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, फोर्स एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। किसके डायरेक्शन में लग रहा है? तो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो उसे ही हम कहते हैं क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पर क्या है कि जो ये बात कही गई है ना कि कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जब आप लीनियर मोमेंटम को बढ़ाओगे ना तो जो फोर्स है ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे वो बढ़ेगा, है ना। लीनियर मोमेंटम को बढ़ाओगे यानी कि इसे बढ़ाओगे तो इधर फोर्स भी बढ़ेगा। यहाँ होता है, अगर एक साइड कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी साइड भी क्वांटिटी बढ़ेगी, एक साइड डाउन होगी तो दूसरी साइड भी कम होगी। इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब इसका हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन में क्या है कि F इज इक्वल्स टू ma। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू मा। यस, फोर्स इज इक्वल्स टू मा है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू ma। मा नहीं भाई, m होता है मास और a क्या है? एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन वही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन तो होगा ना। तो यहाँ पे F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। भी बताया कि जो नेट फोर्स लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स का रिप्रेजेंटेशन वहां पर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ भाई ठीक है, फोर्स हमने पढ़ ही लिया स्टार्टिंग में कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीनिंग इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही है इसमें, और इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। अरे बच्चे, ये फोर्स के बारे में बता रहे हैं, ये हमें फोर्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, M क्या रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो फिर इसका भी कुछ ऐसा यूनिट होगा ना, क्या होगा? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। मास का SI यूनिट किलोग्राम है। देखो, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, मास का SI यूनिट किलोग्राम है। और यहाँ पर क्या है? A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ भाई, मोशन चैप्टर में तो पढ़ा रखा है। इट्स SI यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? इनके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी, और ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, अभी हमने दोबारा से इसे समझ लिया है। तो याद रखने वाली बात ये है
कि F इज इक्वल्स टू ma। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका SI यूनिट याद नहीं करोगे, सब कुछ याद करना है, बहुत पढ़ाई करनी है अभी, है ना। एग्जाम के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, आंसर शीट बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लोगों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई एक लेवल से। तो यहाँ पर हम ड्राइविंग द फॉर्मूला, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ उसको हम कैसे स्टेट कर सकते हैं। तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज होगा वही फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, और यही बताता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो हमें पता है P इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है ना। तो जो एक्सप्रेस रेट है, रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज का सिंबल है, ट्रायंगल नहीं बोल देना, रेट ऑफ चेंज है ना, P ओवर टाइम, वहां भी टाइम के जो रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया, तो P बाय T है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। तो mv माइनस mu, पता है ना v क्या होता है और u क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये याद रखना है। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u होता है, एक्सेलरेशन v माइनस u होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। और यहां हम क्या देख रहे हैं, तो फोर्स, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है फोर्स के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मोमेंटम हमारा क्या बना, m इज इक्वल्स टू v माइनस u और t। अब ये पता है ना कि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो इसीलिए F इज प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर इंट्रोडक्टिंग द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है कि कोई k रख लो, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करो, और इसका SI सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, यूनिट फोर्स आर डिफाइंड सच दैट k इज इक्वल्स टू 1। यूनिट में k इज इक्वल्स टू 1, वो ऑलवेज कांस्टेंट में कैलकुलेट होता है। द फाइनल फोर्स ऑफ द इक्वेशन इज F इज इक्वल्स टू ma। अब हर जगह एक चीज नोटिस किया होगा, यही आएगा, ठीक है, इसे याद रखना है। ओके, जाओ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ भाई, 3 लॉ दिए थे ना न्यूटन ने, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना, 4-5 और दे देने चाहिए थे, नहीं 3 पढ़ने में ही हम लोग परेशान हो रहे हैं, आप 4-5 मांग रही हैं, नहीं, चलो 3 ही पढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो ये वही कहता है कि अगर आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आप उसको भी एक थप्पड़ मार दोगे। ऐसा है क्या, मारना नहीं है, थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारना यहाँ पर। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये समराइज करता है एज फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. Every action there is a equal and opposite reaction. यही मैंने कहा कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, this is action, बदले में आपने भी उसे थप्पड़ दे दिया, this is your reaction। तो equal भी है और opposite भी है। equal ही मारना, ज्यादा जोर से नहीं मारना, फिर वो equal नहीं रहेगा, ठीक है। तो every action there is an equal and opposite reaction. It is describe the fundamental nature of force in interaction between objects. क्या है, fundamental nature है force का, जो interaction between objects. When one object exert a force on a second object, the second object simultaneously exert a force of equal magnitude but opposite direction back on the first object। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा, कोई बात नहीं, आराम से समझ लेते हैं इसको, थोड़ा समझा दें। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं इक्वल फोर्स, इक्वल, यहाँ अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है। ऑलवेज याद रखोगे, जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे ना, तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट की बात होगी, है ना, 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अब जैसे देखा होगा कई बार टीवी वगैरह में जो बंदूक चलाते हैं, मे भी किसी ने लाइव भी देखा हो, जब कोई बंदूक चला रहा होता है ना,
तो जब आप ऐसे चलाते हो ना, ट्रिगर को ऐसे पुल करते हो, खींचते हो, तो वहां पे क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, है ना, तो आपके हाथ में भी झटका लगेगा, केयरफुल होके नहीं चलाओ, कुछ लोग तो गिर जाते हैं, है ना, इतना फोर्स उसका रहता है कि जितना फोर्स से गोली आगे जाएगी ना, आप उतने जोर से पीछे गिरोगे। तो एक तो ये भी एग्जाम्पल है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल्स काउंट करने बैठोगे तो बहुत बहुत सारे हैं, तो एग्जाम्पल्स देख लेना। तो ये सिंपल सी चीज बता रहा है, वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वो अपोज करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा और फोर्स इक्वल होगा, दो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, यही होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही होता है जहां पे रिएक्शंस होता है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस चीज को याद रखना है। तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, एवरी पुश एंड पुल इज फोर्स, है ना, फोर्स के बारे में अच्छे से जान लिया, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है तो वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ये सारी चीजों को वन बाय वन याद कर लेना है। और यहाँ पे तीन लॉ हमने पढ़ा, ये तो थर्ड लॉ है, फर्स्ट सेकंड भी पढ़ लिया है, मोमेंटम समझ लिया है हमने, मास समझ लिया है, इनर्शिया को अच्छे से समझ लिया है। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे और पहले उसे पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे, और कुछ करना है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, इसे ध्यान से समझना है, पढ़ना है। फिर मैं ग्रेविटी भी लेकर के आऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट